घमासान आपके इन्हीं दो पंक्तियों के आसपास होगा ना, क्योंकि सवाल मैं इसी से जुड़ा पूछने वाली हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कुछ ऐसे ही यही घमासान चल रहा है क्या वर्चस्व और डोमिनेंस को लेकर? देखिए, घमासान जो वर्ड है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो आरएसएस और भाजपा, आरएसएस मदर संगठन है और लगभग 26 से ऊपर राष्ट्रव्यापी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, जिसमें विद्या भारती भी है, विद्यार्थी परिषद भी है, सेवा भारती भी है, वनवासी कल्याण आश्रम भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, भाजपा भी है। अलग अलग आरएसएस का जो वर्किंग है वो 100 साल हो गए, उसको समझना चाहिए। जो समझते नहीं उनके कारण उन्हें ये कंफ्यूजन होता है। आरएसएस अपने आप में व्यक्ति निर्माण करता है और वो व्यक्ति जाके अलग अलग संगठनों को खड़ा करते हैं, उसमें काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। हम अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, हम सब संघ से निकले हुए कार्यकर्ता हैं जो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे किसान संघ के कार्यकर्ता किसान संघ में काम कर रहे हैं। तो अपने आप में और हर संगठन की अपनी एक वर्चस्व भी है, उसकी आइडेंटिटी भी है, उसकी कार्य पद्धति भी है। लेकिन बहस तो ये छिड़ गई है ना कि जो 11 साल में नहीं हुआ वो 12वें साल में कैसे हो रहा है। और इस बीच, क्योंकि राजीव इससे पहले आप चले जाएं, एक बार बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं इस बयान को और आरएसएस के एजेंडे को मैं समझना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ गोपाल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार राजीव, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं समझना चाहूँ तो नीतीश, उनकी विचारधारा किस तरह से रही है, और इस बीच कई ऐसे बयान भी आए हैं आरएसएस को लेकर ही। अभी हाल ही में जब आरएसएस की बैठक भी हुई थी, उसमें आरएसएस की तरह ही हमें संगठन को मजबूत करना चाहिए, उसको लेकर एक बहस यहां होती नजर आई थी। तो बिहार में कैसे आरएसएस का ये फंडा या एजेंडा क्या चलता नजर आएगा जो हमें महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में दिखा? देखिए पूजा, मेरी एक बात, आप जो आपने कहा कि 11 साल नहीं 12 साल, तो सही कह रहे हैं अग्रवाल जी। 100 साल अभी पूरे हो रहे हैं तो जिक्र तो अभी होगा ना। और वो जिक्र करने के लिए लाल किले की प्राचीर को चुना जाना डिबेटेबल है, मैंने पहले कहा। लेकिन कुछ बातें आरएसएस के बारे में जाननी चाहिए पूजा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने एक एनजीओ के तौर पर, सामाजिक संगठन के तौर पर अगर आप देखें तो आरएसएस ने पिछले 100 वर्षों में न जाने कितने बहुत अच्छे काम किए। आप उनकी विचारधारा को लेके, हिंदुत्व को लेके, हिंदू राष्ट्र को लेके, उनकी बातों को लेकर आप उनके विरोधी हो सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, उस पर चर्चा होती रहती है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आरएसएस ने देश निर्माण में जो योगदान किया है, तमाम जब संकट आए हैं, प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, तो दूसरे तरह की दिक्कतें आई हैं तब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने जो बेहतरीन मिसाल पेश की है और राष्ट्र निर्माण में उसका जो योगदान रहा है, उसको एक सिरे से इस बात के लिए नहीं खारिज किया जाना चाहिए कि सेकुलर स्टेट में वो एक दूसरे तरह की बात करते हैं। पहली बात तो यह है, इसे ध्यान में रखना चाहिए और उसके कई सारे उदाहरण मैं दे भी सकता हूं। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में बनी, आरएसएस 1925 में बना। कम्युनिस्टों का आप जानती हैं, मार्क्स कहते थे धर्म तो अफीम के नशे की तरह है। अगर आपको वास्तविक समस्याओं से दूर कहीं ले जाना है तो आपको धर्म के अफीम पिला दी जाए, आप उसी में मस्त हो जाते। उस आइडिया, उसको वामपंथी अगर कहते हैं, तो ये जो हिंदुत्व की बात करने वाली और आरएसएस जो है, उसको आप दक्षिणपंथी संगठन कह सकते हैं। दोनों का एक ही समय, एक साल के भीतर भारत में उन्होंने शुरू किया। 100 साल की अपनी यात्रा में अपनी आइडियोलॉजी पर चलते हुए, अपने प्रचारकों के प्रचार प्रसार से और अपनी विचारों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने या प्रचारकों ने जो जमीन तैयार की देश में, आज 100 साल के बाद अगर आप दोनों का मूल्यांकन करेंगे तो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट आंदोलन देश की राजनीति में किनारे पर खड़े हैं। और आज आरएसएस और उससे प्रभावित विचारधारा देश के केंद्रीय बिंदु में है और पिछले 11 वर्षों से जो उसके जीत का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, वो आप देख ही रही हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आइडियोलॉजी पर सवाल उठाया जाना अलग है, लेकिन उसने जो सक्सेस हासिल की है,
जो वहां तक आज 100वें साल में वो जहां तक पहुंचे, उनके योगदान को नकारा जाना भी एक पक्षीय बात होगी। अब बात नीतीश कुमार की। देखिए, इस देश में जो लोग सोशलिस्ट और सेकुलर लीडर्स का तमगा पाए हुए हैं, नीतीश कुमार उसमें से सर्वोपरि नेताओं में। उनकी ईमानदारी की चर्चा और उनकी ईमानदार होने की बातें भी आप जानते ही हैं। इतने 20 वर्षों तक करीब करीब कुछ समय को छोड़ दिया जाए, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और उसके ऊपर भ्रष्टाचार, परिवारवाद का आरोप न लगा हो, अपने आप में नीतीश कुमार की ये भी बात है। और आप यकीन मानिए, नीतीश कुमार, अगर मैं ऐसा मानता हूं और आप देखते भी हैं, नीतीश कुमार अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते तो वो अपने सेक्युलरिज्म के सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। समय कम है, नहीं तो मैं बहुत सारे नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच के संबंधों के उतार चढ़ाव की चर्चा करता। यही वो नीतीश कुमार है जिन्होंने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी के बीजेपी से अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। तो इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मैं ही अकेले बोलूं ये ठीक नहीं, मुझे वृंदावन जाना है पूजा। चले, ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे और आपका विश्लेषण हम ही नहीं, जनता भी उसका वेट करती है, तो थोड़ा सा समय आप बेरोक टोक के लिए निकाला कीजिए।